नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार। एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव है जल्दी से जुड़ जाइए। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है भाई? कमेंट करके बता दीजिए। सबको मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा टिश्यू, बोले तो ऊतक। ऊतक वाला जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक की आज ये तीसरी क्लास है। क्लासें छोटी छोटी हुई है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा समझना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरा ये है कि इस टॉपिक को हम बेहतर से समझे, एक एक चीज को समझते हुए चले, इसलिए मैं इसमें समय ले रहा हूं। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकते सीखते चलिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊतकों के ऊपर। सबसे पहले हमने ऊतक की परिभाषा बताई थी, शायद 10 बार बोल चुका हूंगा ये परिभाषा, और ये परिभाषा आपको बेहतर से समझ में आ गई होगी। बोल लो भाई, एक बार मन में बोल लो ऊतक की परिभाषा। ऐसा मत बोलना कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, नहीं, पूरी बोलना। भाई साहब, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना एक समान भी हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका उत्पत्ति और कार्य एक जैसा होगा। उत्पत्ति और कार्य एक जैसा होगा तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू या ऊतक। ऊतक के लिए हमने एक शब्द काम में लिया था, हिस्टोलॉजी। सबसे काम की चीज यह है कि ये शब्द दिया किसने था। फंस जाओगे। ये दो तीन वैज्ञानिकों के नाम आए थे, एक तो विचेट, एक आया था एन गुरु। मैं नाम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक नाम आया था विचेट, याद कर लो क्या उत्तर देने वाले हो। विचेट ने क्या किया था। एन गुरु क्या कर रहा था, एन गुरु। इसके बाद में आपका मार्सेलो मेलपीगी, एक नाम आया था भैया, मार्सेलो मेलपीगी। एक आया था मेयर या मायर। भैया ये नाम याद करिए, ये काम आपका है, मेरा काम है बार बार इनको बोलना। बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसको भी मंगानी है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी दुकान पे ये किताबें आपको मिल रही है, आपके जिले में कहां है ये किताबें। चलिए, इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने ऊतक स्टार्ट किया तो ऊतक को हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक हमारे पास में था विभजूतक। विभजूतक के का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन होता है। अब मेरी भाषा में सुनिए, आपने पढ़ लिया है। विभजूतक मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू ऐसे ऊतक है जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है, उनको हम बोलते हैं विभजूतक। ये तीन प्रकार के थे, शीर्षस्थ विभजूतक, पार्श्वीय विभजूतक और एक है अंतर्वेशी विभजूतक। सबसे ज्यादा आपके पेपरों में ये ही नाम आते हैं। थैंक यू भाई, चेन्नई से क्लास ले रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो मेरे भाई, शीर्षस्थ विभजूतक जो है मैंने चित्र के साथ बताया था, जो जड़ और तना या पत्ती के शीर्ष पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभजूतक। और ये जीवित कोशिकाएं होती है, लंबाई में वृद्धि करती है। पार्श्वीय विभजूतक, लेटरल वाले पार्श्वीय विभजूतक, ये आपके क्या होगा, पर्व और पर्व संधियों पर आपको देखने को मिलेंगे। पर्व और पर्व संधियों पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में तीसरा है अंतर्वेशी विभजूतक। सॉरी, हां, अंतर्वेशी विभजूतक। पार्श्वीय विभजूतक के बारे में वापस से सुनो भाई, थोड़ा सा गलत बोल दिया है। पार्श्वीय जो विभजूतक होगा ये हमारे तने की मोटाई में वृद्धि करता है, ये साइडों में पाया जाता है। और एक होता अंतर्वेशी विभजूतक। ये अंतर्वेशी जो विभजूतक है, ये मेनली मैं आपको बता दूं, ये इसी का पार्ट है, शीर्षस्थ विभजूतक का ही पार्ट है ये। और प्यारे विद्यार्थियों, ये अंतर्वेशी जो विभजूतक है ये एक तरह से आपके पर्व और पर्व संधियों पर पाए जाते हैं, और ये आगे चलकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। अंतर्वेशी जो विभजूतक है ये आगे चलकर स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। आज की क्लास हमारी स्थायी ऊतक से शुरू होगी। देखिए दोस्तों, स्थायी ऊतक की मैं बात करूंगा तो स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक है सरल स्थायी ऊतक, एक जटिल स्थायी ऊतक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो सरल जो स्थायी ऊतक है ये तीन प्रकार के होते हैं। आज की क्लास इस पे चलेगी, मोस्ट है। आज की क्लास जो है ये चलेगी सरल स्थायी ऊतक। पहले ये सुनिए, इनको स्थायी ऊतक क्यों बोला जाता है।
मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इनको स्थायी ऊतक इसलिए बोला जाता है कि इनमें सेल डिवीजन की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोई चीज परमानेंट हो चुकी है, तो फिक्स हो चुकी है, परमानेंट हो चुकी है, तो उनको हम स्थायी बोल देते हैं, स्थायी टिश्यू। मतलब जो भी स्थायी ऊतक हम पढ़ेंगे, समझ लेना उनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये विभाजन की जो क्षमता है वो स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें विभाजन व विभेदन खत्म हो चुका होता है। और हाँ, कोशिका में थोड़ा सा एक शब्द मैं बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूं जो हमारे स्थायी ऊतक है उनकी कोशिका, एक लाइन सुनना, स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी वो जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। ये शब्द सुनना, जो हमारे स्थायी ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। तो ये तीन प्रकार के होंगे। ये है इनका इंग्लिश नाम लेके चलना। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यह है मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और वो है दृढ़ ऊतक। ये ही करेंगे आज की क्लास में। तो मेरे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, प्लीज इसको आप अच्छे से समझना। कुछ उदाहरण होंगे, कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी, उनसे हम लड़ते भिड़ते चलेंगे। सबसे पहले हम स्थायी ऊतक को लेके आ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। धीरे धीरे भैया धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनना। थैंक यू भाई सूरज भाई। भाषा समझो, क्वेश्चन समझो। और YouTube के ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, हर टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा और करा रहा हूं। प्लीज आप एसएससी और रेलवे के पूछे हुए बहुत सारे क्वेश्चन मैं YouTube पर कराए हुए हैं, आप करिए। इनके टॉपिक बाय क्वेश्चन भी मैं और अलग से करवा दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहला, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक वे ऊतक है जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। कोई टेंशन नहीं है। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं, भाषा है इनमें, मैं समझाने को हर लाइन आपको समझा रहा हूं, हर लाइन में आपको समझा रहा हूं। सूरज जी, भाषा भी समझो, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी समझने की कोशिश करो। और रेलवे के और एसएससी के एक बार आए हुए क्वेश्चन लो, उनको करो मेरे टॉपिक के साथ में। क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत ये आती है मेरे भाई, लोग क्या है कम पढ़ा के क्वेश्चन करवाने लग जाते हैं। अरे पहले एक बार अच्छे से सुन लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे अगर हमारा टॉपिक क्लियर है। हाँ, ये जरूरी है, आपके पास कोई ना कोई रेलवे की किताब जरूर होगी, एसएससी की किताब जरूर होगी साइंस की, आप उनके क्वेश्चन निकाल लो। मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 100% कराऊंगा। एनसीईआरटी एक्सप्लेनर क्वेश्चन, अरे यार अब एक साथ ये भी करा दो वो भी करा दो यार, समझ लो, चुप हो जाओ। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। ये विभजूतक के विभाजन व विभेदन के फलस्वरूप ही बनते। ओ भाई साहब, ये जो स्थायी ऊतक बनते हैं ना, ये जो स्थायी ऊतक बनते हैं, ये विभजूतक से ही बनते हैं। मान ले विभजूतक की कोशिकाएं है, समझना, मेरी बात को समझना। जैसे विभजूतक की कोशिकाएं है, उनमें तो कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कोई चीज बूढ़ी भी तो होती जाती है। मान ले आपा है, आपा बूढ़ा हो जाएगा तो आपा ऐसा थोड़ी रहेगा, अपनी विभाजन अपनी जो विभाजन की क्षमता है ऐसे समझो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो हम स्थायी हो जाएंगे फिर, है ना। जो अब सुनो, तो इनका निर्माण विभजूतक के विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा मृत हो सकती है। कोशिकाओं की भित्ति मोटी अथवा, देखो भाई आपको हर एक लाइन काम में आएगी। लोग क्या करते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन रट के बैठ जाते, नहीं। मैं तो कहता हूं अगर स्थायी ऊतक के ऊपर एक क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है,
तो स्थायी ऊतक के लिए क्वेश्चन सुनना मेरी बात, निम्न में से स्थायी ऊतक के लिए कौन सा कथन सही है? सही है, कथन बताओ, सही कथन छाटिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्थायी ऊतक, पहले आपको लाइन दे देगा, स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी और अस्थायी रूप से खत्म हो चुकी होती है। नंबर 1 सही बात है। इनका निर्माण विभजूतक के विभेदन या विभाजन के फलस्वरूप होता है, यह भी बात सही है। इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा मृत हो सकती है, जीवित भी हो सकती है, मृत भी हो सकती है। जैसे ये विभजूतक है, इनकी जो कोशिकाएं है, ये कह रहा हूं मैं, ये विभजूतक की कोशिकाएं है, ये जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। ठीक है सर। इनकी कोशिका भित्ति पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। इसका मतलब हमें ये चारों लाइन प्रकार पता होना चाहिए। तो ये है हमारे स्थायी ऊतक। इस प्रकार के ऊतकों को हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। इस प्रकार के ऊतकों को हम क्या नाम देते हैं? स्थायी ऊतक नाम देते हैं। क्लियर हो चुकी है ये बातें? चलो अब सुनो, अब ये आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि स्थायी ऊतकों का निर्माण कहां से होता है? तो भाई बता तो दिया कि विभजूतक ऊतक जो होते हैं वो वृद्धि करके स्थायी ऊतक बनाते हैं। अरे विभजूतक ही तो स्थायी ऊतक बनाते हैं, सही है बात। अगला, इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत हो सकती है, जीवित हो सकती है, कोशिका भित्ति पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है। कोई बात नहीं, वही बात रिपीट हो रही है। एक शब्द यहां पे आया है, एक शब्द है यहां पर, इसको आप अंडरलाइन कर लो। एक शब्द है यहां पर जिसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये एक शब्द है मेरे यहां पर, विभेदीकरण। ये शब्द है एक। कोई आपसे पूछे ना कि ये शब्द क्या है, विभेदीकरण क्या शब्द है, तो इस शब्द के ऊपर आपको एक दो लाइन बोलनी है। वो कैसे बोलनी है? विभेदीकरण किसे कहते हैं? ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने वाली क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। फिर सुन लो इसको, क्या है ये? ऊतक क्या करते हैं? किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं। हां भाई, माधोपुर आपको किताब पहुंचा के रहूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, हर कंडीशन में मैं पहुंचा के रहूंगा। माधोपुर आपकी किताब पहुंचाऊंगा, चाहे ऑनलाइन पहुंचाऊं चाहे ऑफलाइन पहुंचाऊं। प्लीज अब बार बार कमेंट मत करो। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया को विशिष्ट कार्य करने के लिए, भाई ऊतक क्या करते हैं? कोई ना कोई विशिष्ट काम करते हैं। ऊतक जो मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं, यह पक्की बात है। तो ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने के लिए, भैया ये कोई ऊतक है, ये ऊतक है, और ये किसी कार्य को करने के लिए ये स्थायी रूप से एक अपना आकार ले लेते हैं, अपने आप को स्थायी बनाकर एक निश्चित आकार बना लेते हैं, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? भाई कोशिकाएं है, कोशिकाएं आपस में मिलेंगी और एक विशिष्ट काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगी, और इस विशिष्ट कार्य को करने के लिए वो अपने आप को एक आकार में ढाल लेती है। इस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। भैया स्थायी ऊतक जो है, हम अभी इनको 3 भागों में बांट रहे हैं। मेनली हम 2 ही भाग बांटते हैं। एक तो पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक, आज इसको कंप्लीट करा रहा हूं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले सरल स्थायी ऊतक, उसके बाद में ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन तो यहां तक आ गया, जो आना है ना वो क्वेश्चन तो यहां तक आ गया। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं, या कोई भी क्वेश्चन उठा लो पुराना, या तो क्वेश्चन आएगा शीर्षस्थ विभजूतक, पार्श्वीय विभजूतक या अंतर्वेशी विभजूतक से। क्लियर है?
या क्वेश्चन आएगा पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरन काइमा, सरल ऊतकों में से, या क्वेश्चन आएगा जाइलम और फ्लोएम में से। 8 शब्द है, गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो इन 8 शब्दों में से ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी जो हमने बुक निकाली है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी हम तैयार कर रहे हैं, अच्छी बायोलॉजी तैयार कर रहे हैं, और वो भी जल्दी से जल्दी आपके बीच में पहुंचा दूंगा। प्लीज, मैं अकेला आदमी हूं, जितनी मेहनत मेरे से हो रही है मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप समझते हो, तो धैर्य रखिए और पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ दो। इतनी सारी फिजिक्स केमिस्ट्री लिखी है कि शायद ही आपको इधर उधर कहीं भी हाथ नहीं लगाना, किसी भी किताब के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, आज हम सरल ऊतकों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई, सरल ऊतक ये 3 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनको और अच्छे से पढ़ लो। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। भाई साहब, बुलाऊं को ना है, गल्लाबार बुलाऊं को ना है, याद तो दूर की बात है, नाम ही बुलाऊं नहीं आते। तो भाई साहब, हम पढ़ रहे हैं सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ये पेरेनकाइमा, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं में है ये टॉपिक, ऑनलाइन मंगा लो, अगर दुकानों पे किताब थोड़ी महंगी मिल रही है तो ऑनलाइन मंगा लो। पेरेनकाइमा, इनकी कोशिका देखो एक बार, कोशिका देखो इनकी एक बार, कोलेनकाइमा कोशिका देखो एक बार इनकी, और ये है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कोशिका देख लीजिए एक बार इनकी। चलिए शुरू करते हैं, चित्र ध्यान में रखना, थोड़ा सा काम में आएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेरेनकाइमा के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। पेरेनकाइमा, सबसे पहले हम बात करें, पहले सबसे पहले हम इनको बोल रहे हैं सरल। सुनो सुनो सुनो, स्थायी ऊतक तो है ये, लेकिन ये है सरल स्थायी ऊतक, सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू। सुनिए भाई, बुक की ऑनलाइन प्राइस 285 है। हाँ, दुकानों पे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब सुनो, काम की चीज सुनिए, बुक तो मिल जाएगी आपको। सरल स्थायी ऊतक, इनको स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं हम। एक तो पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक, एक पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो इनको सरल क्यों बोला है? स्थायी ऊतक तो है। अरे सुनो यार, ऑनलाइन के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको लिंक भेज दूंगा। दिन भर में यही मैसेज चलते रहेंगे यार। अरे आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं सब बता दूंगा, किताब का ऑनलाइन लिंक भेज दूंगा। आप प्लीज कमेंट मत करो यार, फिर आप, मैं गुस्सा में हो जाऊंगा, मैं इनको फेंक फांक दूंगा, इनको टीम टप्परों को। विक्की प्राइस क्या है, ये क्या है? अरे यार, फिर ऑनलाइन में विक्की प्राइस क्या है कर रहा है सारे दिन, है ना? चुप, थोड़ी देर चुप बोले, मैं कह रहा हूं इसको समझ ले। क्या करेगा बुक को जब समझ में नहीं आएगा तो? सुन अब बात, स्थायी ऊतक को मतलब तो यह है कि इनमें स्थायी और अस्थायी रूप से कोशिका विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन इनको आप बोल रहे हो सरल स्थायी ऊतक, ये सरल का क्या मतलब है? सरल का मतलब है ये ऊतक कोशिकाएं देखो, सरल का मतलब है ये ऊतक कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है। भाई साहब समझो, मतलब क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब, जैसे पेरेनकाइमा की कोशिकाएं है, तो ये जो पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं है, ये सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होंगी। भले चित्र में मुझे सही नहीं बन रहा हो, लेकिन इनकी कोशिकाएं एक जैसी होंगी, इनकी कोशिकाएं एक जैसी होंगी। जो पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं है, इनका आकार एक जैसा होगा, एक समान। मतलब समझो समझो, पेरेनकाइमा की कोशिका एक जैसी होगी, कोलेनकाइमा की कोशिका एक जैसी होंगी, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका एक सम, इसलिए इनका नाम है सरल स्थायी ऊतक। इनको सरल स्थायी ऊतक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनकी कोशिकाएं एक प्रकार की होती है, इसलिए हम इनका नाम दे रहे हैं सरल स्थायी ऊतक। नंबर 1, सबसे पहले इसको पकड़िए, पेरेनकाइमा, हिंदी में मृद ऊतक। पेरेनकाइमा शब्द सुनो भाई साहब। नंबर 1, इन पॉइंटों को पकड़िए, इन पॉइंटों को पकड़िए। पहला पॉइंट है, इस प्रकार के ऊतकों में
सभी कोशिकाएं एक प्रकार की व पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, बोल चुके हैं हम, सरल स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं, तो कोशिकाएं कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। नंबर 2, इनकी कोशिकाएं अंडाकार होती है, गोलाकार भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है। इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश विकसित होता है, इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, बीच में गैप पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच में गैप पाया जाता है, अंतरकोशिकीय अवकाश इनमें पाया जाता है। इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश बिल्कुल पाया जाता है भाई साहब। इनमें ये कोशिकाएं जो है जीवित और स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। ये कोशिका जो होती है ना, ये जीवित होती है, ये कोशिकाएं जीवित होती है भाई साहब। कोशिका क्या होती है, जीवित होती है और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। शब्दों को याद करना पड़ेगा मेरा भाई, ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन शब्द याद करना पड़ेगा। ये कोशिकाएं, गोला लगा लो, ये कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है तथा पौधे के कोमल भागों में अधिकता से पाई जाती है। कोमल भाग, जैसे कोमल जो भाग होते हैं, जैसे मान लो कोई तना विकसित हो रहा है तो उसके भागों में, कोमल भागों में ये ऊतक पाया जाता है। अब बात आती है, इनकी जो कोशिका भित्ति है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, 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 सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टेट बोल दो या पैक्टेट, पैक्टिन बोल दो, एक ही बात है, से बनी होती है। ये इनके लक्षण है, ये इस कोशिका के लक्षण है। पेरेनकाइमा के लक्षण है, ये कोशिकाएं जीवित होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश इनमें पाया जाता है। कोशिका द्रव में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ये शब्द भी ऐड कर लेते हैं भाई, क्यों छोड़े किसी को, रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है, रिक्तिका नहीं पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, बहुभुजाकार हो सकती है। जय हो, जय हो भाई साहब। ये है हमारी पेरेनकाइमा, ये है हमारे पास में पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। लक्षण ही तो बड़ा खेल है। दोस्तों, जो विज्ञान की किताब मैंने निकाली है वो हाथ से लिखे हुए नोट्स है, और दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे नोट्स है जो दुनिया की कोई सी भी एग्जाम दे लेना, उससे ज्यादा विज्ञान आपको आरएस की भी परीक्षा में नहीं मिलेगी। मैं तो ये कहता हूं कि एक आरएस वाला विद्यार्थी, अरे एसएससी रेलवे को तो छोड़िए, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, पुलिस हो, पटवार हो, कोई आपकी टीचर की परीक्षा हो, थर्ड ग्रेड वाली हो, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड हो, आपका सीईटी का पेपर हो, मैं भाई कह रहा हूं तेरे से, उससे ज्यादा विज्ञान आप नहीं पढ़ पाओगे। उस किताब को रख ले और तू दुनिया की कोई सी भी किताब खोल खोल के देखते जाना, हर एक शब्द आपको उसमें मिलेगा किताब में। चलिए भैया, पेरेनकाइमा जो ऊतक है उनके लक्षण आपको पढ़ने हैं अच्छे से। एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूं, पूरा खेल शब्दों का है, और ये चीजें कक्षा 9वीं में कम है, और ये पूरा मैटर मैं कक्षा 11वीं से टच करता हुआ चल रहा हूं। तो ये है आपका पेरेनकाइमा। ये पादप में कहां पाए जाएंगे? पेरेनकाइमा पादप में इनकी उपस्थिति कहां है, ये आपको कहां नजर आने वाले हैं? पेरेनकाइमा दोस्तों, ये अभी जब हम थोड़ा सा वास्तव में, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास तना है या जड़ है, एक शब्द बोल रहा हूं, मान लीजिए ये तना है, इसका एक हिस्सा काट लो, और जब इसको हम काट के देखते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए कोई तना है, उसको काट के हम जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको उसमें बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं। बीच में एक लाल लाल सा भाग दिखाई देगा, वो आपका होगा मज्जा, बीचों बीच में आपके, बाद में इसमें जाइलम भी होंगे, फ्लोएम भी होंगे, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स होगा, मेडुला होगा। जब कहने का मतलब, मान लीजिए ये तना है, इसको आपने पूरा एक इसका गोल हिस्सा काट लिया, और गोल हिस्सा काट के जब हम इसको देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो उसमें अब बात ये हो रही है
कि जो हमारा पेरेनकाइमा ऊतक है ये कहां कहां पाया जाता है। तो ये आपके कॉर्टेक्स वाले भाग में, ये आपके जड़ हो चाहे तना हो, ये भाग मिलेगा। कॉर्टेक्स, मेडुला मतलब मज्जा, पर्ण मध्य ऊतक, पर्ण मध्य ऊतक, बीज के भ्रूणपोष तथा फल मज्जा में ये आपको ऊतक देखने को मिलेगा। थ्री डी में क्लास ले, थ्री डी में कैसी होती है भैया क्लास है? थ्री डी की क्लासें कैसी होती है भाई साहब, मैं तो नहीं जानता। मैं तो एक सरकारी नौकरी कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा हूं ऐसे ही तो पढ़ा रहा हूं। थ्री डी में ऐसे डांस कर करके दिखाऊं क्या थ्री डी में? अरे थ्री डी वाले नहीं पाएंगे परीक्षाओं में। ये शब्द याद करो, थ्री डी से नहीं चलेगा काम। थ्री डी, थ्री डी, अरे दुनिया में जिनके पास में 2D 1D नहीं था वो भी कलेक्टर बन गए। 3D वालों, 3D में दिखाओ साहब। जब दुनिया में 2D 1D नहीं था, दुनिया में मोबाइलें नहीं थे, तब भी लोग कलेक्टर बन गए। 3D वालों, शब्द याद करो भाई, 3D। दिखा रहा हूं एपिडर्मिस, वो आ रहा है, चित्र आ रहा है, धैर्य तो रखो। जब जड़ और तना की कोई चित्र आएगा वहां पर दिखा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो यार। एक अनुप्रस्थ काट दिखा दूंगा, एक चित्र दिखा दूंगा, धैर्य रखो यार। 3D। चलिए, सबसे मेन चीज है कि ये जो पेरेनकाइमा ऊतक है इसका काम क्या है। नंबर एक, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना इसका एक काम है। एक इसका एक प्रकार है हरित मृद ऊतक, इसका एक प्रकार है। ये पेरेनकाइमा का एक प्रकार है, प्रकार भी पढ़ा रहा हूं पेरेनकाइमा के। ये जो हरित मृद ऊतक है, इसका मतलब हरित का मतलब है इनमें हरा भाग है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करेंगे। इसके बाद में शाखीय पौधों के तने को स्फीत दाब द्वारा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दोस्तों ये जो हमारा पेरेनकाइमा है, ये जो हमारा पेरेनकाइमा है, ये जो आपके शाखीय पादप होते हैं, ये जो शाखीय पौधों के जो तने होते हैं उनमें आप कोशिकाओं के बीच में एक प्रेशर लगता है, कोशिकाओं के बीच में एक दाब लगता है जिसको अपन स्फीति दाब बोलते हैं। स्फीति दाब द्वारा यांत्रिक सहारा प्रदान करने में ये ऊतक हेल्प करेगा। यह विभजूतक के रूप में होते हैं। ये जो ऊतक होते हैं ये किसके रूप में होते हैं? विभजूतक के रूप में पाए जाते हैं। अब आगे चलकर पेरेनकाइमा के कुछ प्रकार है जो कि आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। दोस्त, पेरेनकाइमा के प्रकार एक जर्नल साइंस का पार्ट नहीं है। पेरेनकाइमा के भी प्रकार है, जैसे ये है आपका हरित मृद ऊतक, हरित मृद ऊतक, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। हरित मृद ऊतक का काम क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा। पेरेनकाइमा, हम सरल स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं, सरल स्थायी ऊतक के प्रकार है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के प्रकार है पहला हरित मृद ऊतक, नाम से पता हरा है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। एयरएन, एयरएन काइमा, एयर 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 एयर, हवा हवा हवा, एयर, वायु मृद ऊतक। ये क्या करेगा? ये पादपों को उत्प्लावन में सहायक करता। एक फिजिक्स में पढ़ते हैं ना उत्प्लावक बल, जैसे कोई चीज नीचे बल लगाती है तो नीचे से भी उस पर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। तो ये है एरेन काइमा, एरेन काइमा। क्लोरेन काइमा, हरित मृद ऊतक, एरेन काइमा, एयर, एयर से आया ये शब्द एयर। इसके बाद में है प्रोसेन, प्रोसेन, प्रोसेन काइमा, प्रोसेन काइमा, प्रोसेन काइमा। ये क्या करते हैं?
बाष्प उत्सर्जन की दर को कम करते हैं। प्रोसेनकाइमा बाष्प उत्सर्जन की दर को कम करते हैं। प्रोसेनकाइमा दीर्घ मृदुतक भी इसको बोलते हैं। प्रोसेनकाइमा को बोलते हैं दीर्घ मृदुतक, प्रोसेनकाइमा। इसके बाद में तारक मृदुतक। तारक मृदुतक ये क्या करेगा? पत्ती में वजन सहन करने की क्षमता देता है। पत्तियों को वजन सहन करने की क्षमता देता है। जैसे केला के अंदर या केला या केली है, पर्णवृंत में ये पाया जाएगा। उसको छोड़िए। एक होते हैं आइडोब्लास्ट। आइडोब्लास्ट यह है विचित्र कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी उसी का पार्ट है। इनका काम होता है विभिन्न पदार्थों का संग्रह करना, संचय करना। जैसे तेल, तेलीय कोशिकाएं होती है, श्लेष्मा या रेजिन, इन पदार्थों का संचय करने के लिए यह हेल्पफुल रहेगी। यह है विचित्र कोशिका। इनका जो मेन काम है टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सलेट के रवे जैसे रेफाइड्स आदि को संचित करने में विशिष्ट होती है। इन्हें ईडियोब्लास्ट बोलते हैं। ईडियोब्लास्ट कहते हैं। ईडियोब्लास्ट कहते हैं। ईडियोब्लास्ट बोलते हैं इनको। ईडियोब्लास्ट, आइडो नहीं, ईडियोब्लास्ट बोलते हैं। ये विचित्र कोशिकाएं होती है। तो आराम से समझने की कोशिश करिए। क्लास तो भैया रोज ही 9:30 बजे से चल रही है। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पेरेनकाइमा। बहुत अच्छे से सीखो। जब इनके क्वेश्चंस करोगे तो अलग ही एनर्जी मिलेगी। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसका रीजन है मैंने कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी के शब्द उठा लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये बायोलॉजी के नोट्स अभी मार्केट में नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही नोट्स मार्केट में है। दूसरा ऊतक है मेरे पास में कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बाद में दूसरा ऊतक हमारे पास में है कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हेडिंग पे लीजिए, कोलेनकाइमा। विकास भाई आपने डिजीज के क्वेश्चन किए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% श्योर हो गए होंगे, लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो गए होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब हम बात करते हैं। हमारा दूसरा ऊतक है कोलेनकाइमा। हिंदी में बोलेंगे इसको, कोलेनकाइमा को हिंदी में बोलेंगे स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, ऊतक ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। चलो नंबर 1 भैया, शब्द पकड़ो। ये कोशिकाएं लंबी होती है और जीवित भी होती है। नंबर 1 बात, वो गोलाकार थी, ये लंबी होती है। ऐसे ऐसे समझो, लंबी। एक चित्र पे वापस लेके चल रहा हूं एक बार। कोलेनकाइमा का चित्र देख लीजिए एक बार। ये वाला पढ़ रहे हम, कोलेनकाइमा ऐसी है ये। कोलेनकाइमा का चित्र कुछ ऐसा है, लेकिन आपको जो शब्द दे रखा है, कोशिकाएं बहुभुजाकार या गोलाकार होती है। लंबाई सच में अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है। चित्र भले ही कुछ भी दिखे, थोड़ा सा गलत दिख जाए, लेकिन मेरा भाई शब्द जो है वो सही दिखने चाहिए। नंबर 1, ये कोशिकाएं थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा होती है। लंबाई में थोड़ी ज्यादा होती है, जीवित होती है, अंतरकोशिकीय पदार्थ अनुपस्थित होता है। भैया
इन कोशिकाओं के बीच में ये बहुभुजाकार भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है। दोस्तों अंतर कोशिकीय पदार्थ मतलब जैसे मान लीजिए ये दो कोशिका है, समझना ये कोशिका है, इनके बीच में गैप कम होता है, मतलब इनके बीच का जो पदार्थ है वो नहीं पाया जाता है, अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। इसके बाद कोशिका भित्ति में तथा अंतर कोशिकीय स्थानों के कणों पर सेलुलोज तथा पेक्टिन, पेक्टिन की अनियमित स्थूलताएं पाई जाती है। देखो देखो इसका शब्द समझना, स्थूल कोण ऊतक एक नाम आ रहा है, एक ही शब्द पकड़ने की कोशिश कीजिए, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल मतलब एक तरह से अपने जो सूल होते हैं ना, सूल चुभ जाते हैं, सूल। तो जब आप इनके चित्र देखते हो तो इनके चित्रों का जो भारी हिस्सा होता है उनपे सूल पाए जाते हैं, एक तरह से ऐसे समझो कि कांटे जैसी सी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखो कोशिका भित्ति में तथा अंतर कोशिकीय स्थानों के कणों पर सेलुलोज पेक्टिन की अनियमित स्थूलताएं पाई जाती है। मतलब जब हम इनके चित्र देखते हैं मेरे भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूं स्थूलन का मतलब है कि इनके किनारों पर, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे समझो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इनके ऐसे जब देखते हैं ना तो स्थूलन मतलब इनके किनारों पर जो है ऐसे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो ये है स्थूलन, एक शब्द है, तभी तो इसका नाम पड़ा है स्थूल कोण ऊतक, तभी तो इसका नाम पड़ा है स्थूल कोण ऊतक, इसका नाम पड़ा हुआ है स्थूलन। ठीक है, कोशिका भित्ति पर पेक्टिन के जमाव से यह जल स्नेही होती है। भाई साहब जल स्नेही, कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव होने से यह कैसी होती है, जल स्नेही होती है। स्थूल कोण ऊतक की अंतःभित्तियां तिरछी होती है, इनके कोशिका द्रव्य में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये लक्षण है भाई, ये लक्षण है, स्थूल कोण ऊतक के लक्षण है। एक बार फिर सुन लो, इन ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है, कभी कभी इनमें हरित लवक भी पाया जाता है, कभी कभी, छोड़ो उसको। यह कोशिका गोलाकार भी हो सकती है और बहुभुजाकार भी हो सकती है और अपेक्षाकृत लंबाई थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है सर, इन कोशिकाओं के कोणों पर स्थूलन पाया जाता है, कोणों पर स्थूलन पाया जाता है, स्थूलन, इनके कोणों पर स्थूलन पाया जाता है, इसीलिए तो इनको स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। कोशिका भित्ति में स्थूलन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होता है। ये जो स्थूलन बनते हैं ना, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के निक्षेपण के कारण बनते हैं। पेक्टिन के जलरागी गुण के कारण कोशिका भित्ति में लचीली बनी रहती है, इनकी कोशिका भित्ति लचीली बनी रहती है। ये शब्द आपको याद करने हैं। ये पादप अंगों को लचीला दृढ़ता प्रदान करते हैं। चलो आ रहे ये शब्द देखिए, स्थूल कोण ऊतक का जो मेन काम है, शब्दों को सुनो और उनको ऐड करो अपनी कॉपी के अंदर। नंबर 1, ये जो कोलेन काइमा हम पढ़ रहे हैं, स्थूल कोण ऊतक। नंबर 1, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, गोलाकार हो सकती है, बहुभुजाकार हो सकती है, साथ में लंबाई में थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनके अलावा दोस्तों इनके किनारों पर स्थूलन पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। साथ में कोशिका भित्ति पर पेक्टिन के जमाव की वजह से ये जल स्नेही होते हैं। सबसे काम की चीज ये है कि ये ना, इनका जो मेन काम है ना, ये है आपके पौधों को लचीलापन प्रदान करना। ये जो हवा के झोंके जब आते ना, समझो बात, अब हवाएं चल रही है
तो जब हवाएं चलती है तो पौधों में जो लचीलापन होता है हवा के साथ इधर, वो इसी ऊतक की वजह से होता है। सबसे मेन चीज यही है, ये पौधों को एक तरह से लचीलापन प्रदान करने का काम करते हैं। यही है काम की चीज, यही है लचीलापन। और सबसे मेन चीज है, इनमें क्या पाया जाता है, स्थूलन भी पाया जाता है। कोणों पर स्थूलन भी पाए जाते हैं, कोणों पर। भैया सही बोलूं तो ये बहुत ज्यादा मेनली जनरल साइंस का पार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी इन शब्दों को याद करने की कोशिश करो। अच्छे लेवल पे टकराओगे ना तो मजा आ जाएगा। लोगों के पास में ये शब्द कतई नहीं है। आगे देखो, कोलेन काइमा का काम क्या है? पौधों के कोमल अंगों को दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है। हवा के झोंका, हवा के झोंके के साथ ये मुड़ते रहते लेकिन टूटते नहीं है। हरित लवक, मैंने कहा था कुछ में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक युक्त स्थूल कोण ऊतक भोजन बनाने का कार्य भी करते हैं। कुछ स्थूल कोण ऊतक ऐसे होते हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन बनाएंगे। यह ऊतक पौधों को तनाव, खिंचाव, दाब, तेज हवा सहन करने योग्य बनाते हैं। मजा आ गया भाई साहब। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे पौधे होते हैं, खूब झुक जाते हैं, खूब उठ जाते हैं, टूटते नहीं है। ये ऊतक ज्यादा पाए जाते हैं उनमें। कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा। अब देखो, अब कोई ये कहे कि सर कोलेन काइमा के भी 3 प्रकार है, मत याद करना। मैं तो ये कह रहा हूं कि सर कोलेन काइमा 3 प्रकार के होते हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के निक्षेपण के आधार पर। भाई जैसे अपना ये अपना कोलेन काइमा है, तो इनके ऊपर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के निक्षेपण की वजह से अलग 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 सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के निक्षेपण के आधार पर इनको 3 हिस्सों में बांट रखा है। कहीं पे सेलुलोज हेमी सेलुलोज कम है, कहीं पे ज्यादा, उस आधार पर। नंबर 1 एंगुलर, एंगुलर कोणीय, 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 कोणीय कोलेन काइमा के प्रकार है, नहीं याद हो मत करना। निक्षेपण कोणों पर पाया जाता है। अगर निक्षेपण कोणों पर पाया जाता है, कोणों पर, जैसे ये मान लीजिए ये कोणा है इसका, तो अगर निक्षेपण कोणों पर पाया जाता है, अगर सेलुलोज और हेमी सेलु, हाँ बेटा, हाँ भाई, नाम से ही पता चल रहा है यार। कोणीय, कोणीय, एंगुलर। अगर ये जो निक्षेपण की मैं बात कर रहा हूं, यदि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का निक्षेपण यदि कोणों पर है तो उसको एंगुलर कोलेन काइमा बोलते हैं। कोणीय, कोणीय कोलेन काइमा। जैसे भैया टमाटर और धतूरा में ये एंगुलर कोलेन काइमा पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 फिर है लेमिलर, स्त्रित, 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 लेमिलर। स्थूलन मतलब जमाव, स्थूलन स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होता है। जो स्थूलन होता है, मैंने कहा कांटे जैसी संरचना, वो यदि स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होता है तो उनको बोलते हैं स्त्रित।
जैसा होता है मूली और सूरजमुखी के अंदर। फिर होता है आपका रिक्तिका में कोलेन काइमा। इस प्रकार के स्थूल कोण ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं तथा स्थूलन कोशिका भित्ति के उन भागों या उस ओर होता है जिस ओर अंतरकोशिकीय स्थल होते हैं। उदाहरण के लिए साल्विया, कुकुरबिटेसी और के तने की अर्धचर्म। छोड़िए, ज्यादा नहीं कुछ करना है। मतलब कोलेन काइमा को भी मैं क्या कह रहा हूं, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के निक्षेपण के आधार पर वो कहां जमा हुआ है उस आधार पर इनके 3 भाग कर दिए हैं। थोड़ा सा याद रह जाए ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी में इनका नाम नहीं आने वाला है। चलो, अब बात आती है तीसरे प्रकार के ऊतक की ही। तीसरा प्रकार का ऊतक हम और यहां पे तैयार करते हैं, स्क्लेरेन काइमा। एक बार एनसीईआरटी नौवीं से तो पढ़ लेना। एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर है ये। एक बार हर चीज तो नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि एक बार एनसीईआरटी कक्षा 9वीं देख लेना। नंबर 1, स्क्लेरेन काइमा। ये कोशिकाएं लंबी होती है, सक्रिय होती है, ऐसे ऐसे ये वाली, और अधिकांशतः ये शब्द पकड़ो, गोला लगाओ इस शब्द के। ओ भाई, पेरेन काइमा की कोशिकाएं जीवित थी, कोलेन काइमा की कोशिकाएं जीवित थी, लेकिन बात है स्क्लेरेन काइमा की कोशिकाएं मृत होती है। गोला लगा लो, साफ सुथरा गोला लगा लो, साफ सुथरा गोला लगा लो। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? भैया, काम का शब्द जहां जहां मिले वहां वहां अच्छा सा गोला लगा लो। मृत कोशिकाएं होती है। पहले वाली दोनों जीवित थी, ये मृत कोशिकाएं होती है। आगे कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिका भित्ति मोटी होती है और लिग्निन, लिग्निन एक शब्द होता है। लिग्निन जैसे सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, काइटिन होता है, ऐसे ही हमारी कोशिका भित्ति पर किसका जमाव होता है? लिग्निन का जमाव होता है। लिग्नित होती है और इनमें क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। ऐसे गर्त पाए जाते हैं। आकार, रचना, उद्भव, विकास में विभिन्नता के आधार पर इनको आगे चलकर हम 2 भागों में बांटते हैं। दृढ़ ऊतक एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। भैया, नंबर 1, इनकी कोशिकाएं लंबी होती है, सक्रिय होती है, दोनों सिरों पर नुकीली होती है। लक्षण है यार, भैया लक्षण याद कर लेना यार। मैं सच बता रहा हूं, कब फंस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, इनकी कोशिकाएं प्राय लंबी होती है, सक्रिय होती है, नुकीली होती है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का आवरण पाया जाता है और परिपक्व कोशिकाएं दृढ़, कठोर, जीव द्रव्य रहित मृत हो जाती है। मृत होती है कोशिकाएं, मृत होती है भाई साहब। पुनः विभाजित होने की क्षमता पूर्ण से समाप्त हो जाती है। इनमें वापस से विभाजन की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। विभाजन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है इनमें। इनमें विभाजन क्षमता जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। विभाजन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। विभाजन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। विभाजन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
खत्म हो जाती है। ये दो प्रकार के बता रखा है। किस आधार पर? कोशिकाओं की लंबाई और निक्षेपण। किसका निक्षेपण? एक शब्द गोला लगा लो, लिग्निन। लिग्निन शब्द गोला लगा लो, लिग्निन के निक्षेपण की मात्रा के आधार पर इनको हम दो भागों में बांट रहे हैं। भाई साहब, ये बंटवारा जो हो रहा है ना, ये हो रहा है उनकी लंबाई और निक्षेपण के आधार पर। दृढ़ ऊतक रेशे, भाई साहब एक शब्द काम का आएगा। वर्ड की मीनिंग पूरा बताया करो जी राजवीर जी। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट में लिखना कौन सा वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया। अब भाई साहब आप बोलो कि मैं एक एक शब्द, जैसे अपने हिंदी में आता है तो एक एक शब्द का यहां पर मैं लेख लिखाने लग जाऊं तो शायद वो संभव नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, अभी हमने जो ये बोला है कोलेन काइमा की जो बातें बोली है, और उसके बाद में हम आगे है स्क्लेन काइमा, तो इनमें से कहां दिक्कत आई है? जल्दी से मुझे बताइए कि कहां, कौन से शब्द में दिक्कत आई है, ताकि मैं इसको दोबारा बता सकूं। जल्दी से बताओ यार भाई, इस कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें दिक्कत आई है, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूं उस शब्द को। जल्दी से यार कमेंट करिए भाई राजवीर जी। नहीं 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 नहीं, अभी तक के कोई सा शब्द बताओ जो आपको नहीं समझ में आया है, मैं उसको बार बार बोलूंगा। भाई साहब, अब मैं दृढ़ ऊतक के प्रकार पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो चीज अपनी लेवल से बहुत ज्यादा बाहर है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। हाँ, अच्छे शब्दों के बारे में आप सुनिए। अब आते हैं दृढ़ ऊतक रेशे। सुनो, इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक, ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ है ना, दृढ़ ऊतकों का जो बंटवारा हुआ है उसका आधार क्या है? लंबाई और लिग्निन। अरे कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका वाले चैप्टर में नाम बोला है इनका। तो ये बंटवारा जो हो रहा है ना, ये उनकी लंबाई और लिग्निन के निक्षेपण के आधार पर ये बंटवारा हो रहा है। तो दृढ़ ऊतक जो रेशे होते हैं ये कहां पाए जाएंगे? अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दृढ़ ऊतक रेशे, है ना? तो ये कोशिकाएं लंबाई अधिक, चौड़ाई कम होती है। इनके नुकीले सिरे आपस में जुड़कर रेशे बनाते हैं। रेशे मोस्ट लगा लो। ये जाइलम, फ्लोयम व परिरंभ आदि में मिलते हैं। मतलब आप उनको छोड़िए, कहने का मतलब जूट, पटसन, इनमें पाया जाता है आपका दृढ़ ऊतक रेशे। आपको अगर ऑप्शन में दृढ़ ऊतक रेशा नहीं मिलेगा तो आपको स्क्लेन काइमा, दृढ़ ऊतक ही तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नाम रख दिया फाइबर, दृढ़ ऊतक फाइबर्स, रेशे। रेशे लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम, नुकीले सिरे आपस में जुड़कर इस रेस के ऊतक का निर्माण करते हैं। दृढ़ ऊतक रेशा है, ये दृढ़ ऊतक रेशा है।
आगे देखना, उदाहरण याद रखना कि जो हमारे जूट होते हैं और पटसन जो होते हैं उनमें कौन सा रेशा पाया जाता है, दृढ़ ऊतक रेशा रेशा। और दूसरा जो है वो प्रकार जो हमको दे रखा है एनसीईआरटी में, दूसरा जो प्रकार दे रखा है वो है अस्टिल 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 अथवा दृढ़ कोशिकाएं। ये कहां पाई जाती है, सुनिए। ये कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है। इनकी द्वितीयक भित्ति अत्यधिक मोटी होने के कारण कोशिका गुहा सक्रिय लगभग समाप्त हो जाती है। ये अत्यंत कठोर व दृढ़ समूह में मिलती है। उदाहरण के लिए नाशपाती व नख है। नाशपाती व नख के फलों के गुद्दों में मिलने वाली कणिकाएं कठोर बीज आवरण व फलों के आवरण में यह पाया जाता है दृढ़ कोशिकाएं। उदाहरण का याद कर लेना यदि हो जाए तो। इसके बाद अगर मेन इसका काम है जो कि मोस्ट है, दृढ़ ऊतक पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। बीजों और फलों में आंतरिक संरचनाओं की रक्षा, ऐसे समझो जैसे अपने आम की जो गुठली होती है उसके भीतर बीज आवरण होता है, तो उसके बाहर जो कठोर आवरण पाया जाता है वो आपका दृढ़ ऊतक का बना होता है। ये वायु वेग तथा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये आपका 3 प्रकार के ऊतक है, दृढ़ ऊतक के प्रकार है। अब यहां पर कुछ शब्द है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। वैसे ऊतक का 3 ही प्रकार थे। मेरा जो टारगेट था वो इन 3 प्रकार के ऊतकों को पढ़ाना है। चलो कल कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूं इनके ऊपर में। और अभी मैं आपको बता दूं, हम स्थायी ऊतक पढ़ रहे थे दोस्तों, और स्थायी ऊतकों में हमारा जो मेन टारगेट था वो था सरल स्थायी ऊतकों को पढ़ना। और ये 3 प्रकार के हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये बार बार एक क्वेश्चन आता है, जो अपने नारियल जो होते हैं ना, नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं, नारियल के ऊपर जो रेशे बन जाते हैं नारियल के ऊपर अंदर से छीलते हैं, तो उनमें पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा, रेशा जो पाया जाता है। ध्यान रखना, नारियल की जो जटा होती है ना उनमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये रहे हमारे सिंपल टिश्यू। कल की क्लास में हम सबसे मोस्ट पे जाएंगे जाइलम और फ्लोएम के ऊपर, और कहीं ना कहीं हर परीक्षा में इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा। इनका है लेकिन कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमारी परीक्षा में आने लायक में 8 शब्द है जिनका मैं बार बार उपयोग करूंगा। आप भी उनको सीखने की कोशिश करना, चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है करके देखना, शायद एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो आप पे नहीं हुआ वो ये समझ लेना किसी पे भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो कल हमारा YouTube पर एक महा मैराथन का प्लान किया है। जिन विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री पढ़ ली है वो विद्यार्थी कल 5 बजे YouTube पर क्लास लेना। मैं महा मैराथन क्लासें लगाऊंगा, एनसीईआरटी के बहुत सारे 100 क्वेश्चंस की महा मैराथन लगाने जा रहा हूं। तो आप जरूर से उस क्लास के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चीजों को सीखो, जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना उन शब्दों को लिखो, नोट करो। ये PDF तो ऐसे कैसे ही भेज रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।